तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे सिंपल पेंडुलम की। अच्छा, क्या पहली बार सुन रहे हो ये नाम? इसके पहले सुना है? व्हाट इज मीन बाय सिंपल पेंडुलम? तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है पेंडुलम को लेके कि यार जब भी एक स्ट्रिंग हमारे पास है और इस स्ट्रिंग को हम लोगों ने एक रिजिड सपोर्ट से बांध रखा है और उसके फ्री एंड को अटैच किया हुआ है एक मास, बराबर। और जब हम इस बॉब को थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं इसके पोजीशन से और छोड़ देते हैं तो दिस बॉब विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग लाइक दिस। तो इसको हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम, राइट। ये सिंपल पेंडुलम जो है दो तरह के होते हैं। एक होता है आइडियल सिंपल पेंडुलम, आइडियल सिंपल पेंडुलम, एंड जो सेकंड वाला है उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम, प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। तो पहले बात करते हैं आइडियल सिंपल पेंडुलम की, ठीक है। सो व्हाट इज मीन बाय आइडियल सिंपल पेंडुलम? तो आइडियल सिंपल पेंडुलम में क्या होता है कि ये जो स्ट्रिंग आप ले रहे हो या ऐसी स्ट्रिंग लेते हो कि जो होनी चाहिए वेटलेस, वेटलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। कैसी होनी चाहिए? इनएक्सटेंसिबल, वेटलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। उसके साथ साथ ये जो यहां पे रिजिड सपोर्ट है, ठीक है, ये जो सपोर्ट है ये रिजिड होना चाहिए, ऐसा बोलना था मुझे। तो रिजिड सपोर्ट से वेटलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, और ये जो आपको दिख रहा है नीचे इसको बोला जाता था इट इज अ हेवी पॉइंट मास, हेवी पॉइंट मास। तो अब जो तुम्हारे सामने दिख रहा है उसको बोलते हैं आइडियल सिंपल पेंडुलम। समझो व्हाट इज मीन बाय आइडियल सिंपल पेंडुलम? व्हेन अ हेवी पॉइंट मास सस्पेंडेड बाय weightless and inextensible string from a rigid support, it is called as ideal simple pendulum। लेकिन क्लियर है कि हमको ऐसी रस्सी कहां मिलेगी जिसका वेट ही नहीं है? कोई भी रस्सी लेकर आएगा तो कुछ तो वेट होगा, वेटलेस चीजें मिलेंगी क्या अपने को? नहीं। तो स्ट्रिंग जो लाओगे आप उसका कुछ ना कुछ तो वेट होगा। और दूसरी बात, आपको हेवी और पॉइंट ऑब्जेक्ट ये भी पॉसिबल नहीं ना उस लेंथ के कंपैरिजन में। तो आपने क्या किया, ये दो चीजों को चेंज कर दिया, थोड़ा सा आपने रिप्लेस किया वेटलेस को लाइट वेट से। तो अब आप स्ट्रिंग कैसे लेंगे? लाइट वेट एंड इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब समझता है कि अगर वेट लगाएंगे तो उसकी लेंथ नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है। जैसे कि नायलॉन एग्जांपल ले सकते हैं आप उसका, इनएक्सटेंसिबल, ठीक है। और जो हेवी पॉइंट मास था उसको रिप्लेस किया आपने, दैट इज व्हाट, स्मॉल स्मॉल स्पीयर से, स्मॉल हेवी स्पीयर, जिसको आप पैर से बॉब भी कह सकते हो, ठीक है। एंड रिजिड सपोर्ट तो यूज करेंगे। रिजिड इसलिए क्योंकि नहीं तो तुमने क्या किया, स्ट्रिंग से पेंडुलम सस्पेंड किया और वो जब ऑसिलेट कर रहा है तो सपोर्ट ही ऊपर नीचे कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए जैसे कि स्लैब। तो जब भी आप किसी मजबूत सपोर्ट से एक बहुत ही हल्के वजन वाली स्ट्रिंग को एक हेवी सा स्पीयर बांध देते हो तो उसको हम सिंपल पेंडुलम बोलेंगे। और वो कौन सा? प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। और उसका जो ऑसिलेटरी मोशन है उसके पीरियड के बारे में हमको पूछा जाता है इस चैप्टर में। तो हम जनरली बात करेंगे पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के बारे में, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम का जो पीरियड है उसका एक फॉर्मूला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, इसमें हमारे पास फॉर्मूला आएगा दैट इज जी अपॉन यल, सॉरी यल अपॉन जी, यल अपॉन जी। तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यल अपॉन जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसके ऊपर से ही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम डिफाइन करेंगे अलग अलग इसके, जिसको हम स्पेशली बोलेंगे लॉज, लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे, लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम? T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यल बाई जी, जिसमें यल क्या होती है? इस सिंपल पेंडुलम की लेंथ, सिंपल पेंडुलम की क्या होती है? लेंथ। इस लेंथ को लेके एक छोटी सी चीज, और इस लेंथ को आप L प्लस R ऐसा भी कभी कभार लिख सकते हो। अब ये L जो है दिस इज द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, और ये जो स्मॉल L है ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। म्हणजे ज्या वेळेस या बॉबची जर समजा तुम्हाला रेडियस दिलेली असेल, है ना, म्हणजे कधी कधी काय असते की तुम्हाला लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम वापरायची आहे पण दोरीची लेंथ काहीतरी वेगळी दिलेली आहे आणि याची डायमीटर पण दिलेली आहे। तर सिंपल पेंडुलमची लेंथ हे पॉइंट ऑफ सस्पेन्शन पासून कुठनं
पॉइंट ऑफ सस्पेन्शन पासून या बॉबच्या सेंटर पर्यंत असते. मतलब ये पहले स्मॉल एल और यहां से यहां तक क्या लेंगे आर. तो एल प्लस आर विल बी कन्सिडर्ड एज अ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम. जर डायमीटर दिलेली असली तर ते त्या स्ट्रिंगच्या लेंथ मध्ये ऍड करायची टू ऑब्टेन द लेंथ ऑफ पेंडुलम. एखाद्या प्रॉब्लेम मध्ये असू शकते तसं. ठीक आहे. ओके. तर आता आपण डायरेक्ट डिराइव करू तो फॉर्म्युला जो आपण आता बघितला, दैट इज पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. तो कैसे आया पीरियड? पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. ये एक वर्टिकल लाइन है और सिंपल पेंडुलम अपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होके कुछ यहां पे गया हुआ है. दिस इज द बॉब. इसका मास होगा m एंड दैट स्ट्रिंग इज मेकिंग एंगल थीटा विद द वर्टिकल. इसका जो मोशन है कुछ इस पाथ पे चल रहा है. इधर ये एक्सट्रीम होगी और मतलब इस तरीके से मोशन उसका चल रहा है. एक्सट्रीम नहीं पता, अभी ये किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे होगा. इसका चल रहा है मोशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. उसने जो एंगल बना के रखा हुआ है वो कितना बना के रखा हुआ है? थीटा. मान लीजिए इस पेंडुलम की टोटल लेंथ, जब इसकी डायमीटर बहुत निग्लिजिबल हो तो हम टोटल लेंथ को कितना मान रहे हैं? एल. तो एल बी द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम. यहां पे ये जो यस है इसको मानेंगे रिजिड सपोर्ट. ओ जो है इट इज कंसिडर्ड द मीन पोजीशन. जिस पॉइंट पे अभी पेंडुलम है यानी बॉब है उस पॉइंट को, उस पोजीशन को हम मान लेंगे एनी पोजीशन पी. ठीक है. अब उस पोजीशन पी पे जब वो बॉब है तो उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस के बारे में सोचो. फोर्सेस एक्टिंग ऑन दी बॉब व्हेन इट इज एट पोजीशन पी. तो सबसे पहला फोर्स उसके ऊपर कौन सा लग रहा है? उसका खुद का वेट एंड दैट इज mg. और दूसरा जो फोर्स उसके ऊपर लग रहा है वो लग रहा है इस रस्सी के अंदर का टेंशन. और इस टेंशन को हम नाम देंगे लेट से टी डैश या फिर टी भी नाम दे सकते हो उसको. ठीक है. तो अब उस बॉब के ऊपर सिर्फ दो ही फोर्स लग रहे हैं. एक लग रहा है टेंशन, दूसरा लग रहा है mg. तो हम क्या करेंगे? इस mg के दो कंपोनेंट करेंगे क्योंकि जो टेढ़ा है उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा. तो mg को हमने ऐसे दो पार्ट में रिजॉल्व किया. mg इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स. अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा. ये mg का ये वाला कंपोनेंट इसका नाम क्या होगा? mg cos थीटा. और mg का इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसको क्या नाम देंगे? mg sin थीटा. तो आप देखो जब भी पेंडुलम अपने मीन पोजीशन को छोड़ के दूर दूर जाता है किसी भी इंस्टेंट पे उस पर mg और t लग रहा था. तो इस टेंशन को, रस्सी के अंदर के टेंशन को बैलेंस किसने किया? mg cos थीटा ने. लेकिन mg sin थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है? ये mg sin थीटा है क्या? जैसे ही आप मीन से दूर दूर जा रहे हो तो ये mg sin थीटा उसके ऊपर लग रहा है. अगर आप बॉब को मीन पे समझो, ऐसा समझो कि बॉब यहां पे आ गया है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0. अब थीटा 0 होगा तो साइन 0 कितना हो गया? 0. तो जब मीन पे था तो क्या उसके ऊपर mg sin थीटा लग रहा है? नहीं. लेकिन जब मीन से जैसे ही आगे आगे लेकर जाओगे उसके ऊपर mg sin थीटा लगना शुरू हो जाएगा. थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी. साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, mg sin थीटा बढ़ते जाएगा. मतलब जब भी कोई बॉब या कोई पेंडुलम मीन पोजीशन से दूर जाना स्टार्ट होगा उसके ऊपर रिवर्स डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स बढ़ता जाएगा. ये तो बिल्कुल वैसी बात हुई जैसे आप किसी ब्लॉक को स्प्रिंग के केस में डिस्प्लेस कर रहे थे. जैसा जैसा एक्स वार्ड वाला तैसा तैसा रिस्टोरिंग फोर्स वार्ड वाला. तो यहां पे mg sin थीटा क्या कर रहा है? रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है. तो रिस्टोरिंग फोर्स F ये किसके बराबर आएगा? दैट इज व्हाट? mg sin थीटा के बराबर आएगा. और साइन क्या रहेगी उसकी? अपोजिट. क्योंकि तुम क्या कर रहे हो? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इधर बढ़ा रहे हो और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. तो F इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस mg sin थीटा. अब अगर आप उस डायग्राम में देखोगे तो यहां से यहां तक, O से लेकर यहां तक अगर लीनियरली, इफ द थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर आप मानो ऐसा कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा कैसा है बच्चा? बहुत स्मॉल है, मतलब कि बहुत छोटा होगा. तो ये जो आपको सर्कुलर आर्क वाला डिस्टेंस दे रहा है ये तो लीनियर ही कंसीडर किया जाएगा. बराबर है ना? थीटा छोटा होता है तो वो लीनियर कंसीडर करेंगे ना अपन. सर्कल आहे, ही एक सर्क्युलर आर्क आहे, हा अँगल थीटा आहे. थीटा जर कमी केला इथून पासून इथपर्यंत आणला तर हे डिस्टन्स सरळच मोजेल ना मी. समझ रहे हो क्या? धरती हमें फ्लैट लगती है लेकिन है थोड़ी, क्योंकि अपन बहुत छोटा पार्ट देख रहे हैं ना अर्थ का. ठीक है. तो इसको सीधा मानेंगे एंड लेट से इट इज x, दैट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, उसको x मानेंगे. तो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल SOP में अगर मैं साइन थीटा लगाऊं, ठीक है, तो क्या आएगा? साइन थीटा, साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. तो क्या होगा? ये होगा अपोजिट
और वो क्या हो गया, हाइपोटेनियस, तो हमारे पास आएगा x अपॉन एल, बराबर है। तो साइन थीटा को रिप्लेस करो, तो f इज इक्वल टू माइनस एम जी, और इधर क्या रहेगा x अपॉन एल। तो इसमें दैट f इज इक्वल टू माइनस एम जी अपॉन एल इंटू एक्स, तो ये जो चीज है ये तो क्या हो गई कांस्टेंट, तो f इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया माइनस ऑफ x, जहां से ये प्रूव होता है कि ये जो पेंडुलम ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है ये भी कौन सा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि उसी में ऐसा होता है। ठीक है, अब देखो और आगे सवाल करते हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग इसको आगे कंटिन्यू करते ये कहती है कि फोर्स को हम लिखेंगे मास इनटू एक्सलरेशन एंड इट इज इक्वल्स टू कितना आया हुआ है, दैट इज mg x अपॉन व्हाट एल माइनस एम जी अपॉन एक्स, ऐसा आया हुआ है ना। तो अब मास मास को क्या करेंगे कैंसल, तो एक्सलरेशन इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस एक्स अपॉन एल। लेकिन हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि एक्सलरेशन को हम लिखेंगे एसएचएम में, एक्सलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अगर मैंने इसको हटाया और ऐसे लिखा, एक्सलरेशन को ऐसे लिख सकता हूं मैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्सलरेशन अपॉन एक्स। तो ओमेगा इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड ले लो खाली, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा रे, अंडर रूट ऑफ एक्सलरेशन अपॉन एक्स। तो ओमेगा को लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, गलत लिखा गया कुछ, ओमेगा हट जाएगा, ये एक्सलरेशन की मैग्नीट्यूड यहां पे लिख लेता हूं, इट इज एक्स अपॉन एल। अब हमारे पास t का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय, हाँ कुछ गलत लिखा क्या मैंने, बरोबर आई था, हाँ। एक्सलरेशन x को डिवाइड में लेके आता, इज इक्वल्स टू कितना माइनस जी बाय एल। ठीक, अब एक्सलरेशन अपॉन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्सलरेशन अपॉन एक्स को अगर लिखना है तो उसको क्या लिख सकता हूं मैं, ओमेगा स्क्वायर, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बात करो तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये इसकी भी मैग्नीट्यूड ले लो तो क्या आएगा जी बाय एल, दोनों की मैग्नीट्यूड लिख लो। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर को अगर मैं जी बाय एल लिखूंगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी बाय एल। तो पीरियड निकालना है तो t इज इक्वल्स टू क्या होगा 2 पाई बाय ओमेगा, तो t इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई, ओमेगा डिवाइड में है तो उल्टा होके क्या हो जाएगा अंडर रूट एल बाय जी, जो की फॉर्म्युला डिराइव हो गया। ठीक आहे, याचं डेरिवेशन नोट्स मध्ये तसं टाकलेलं आहेच, मी फक्त तुम्हाला पटापट स्टेप सांगितल्या कशा आलेल्या आहेत। तर जेव्हाही एखादा सिंपल पेंडुलम असते त्याच्या पिरियडचा फॉर्म्युला आपल्याकडे असते t इज इक्वल्स टू 2 पाय अंडर रूट एल बाय जी, आणि याच्यावरूनच त्याचे सिंपल पेंडुलमचे लॉज बनतात। काय फॉर्म्युला आहे, t इज इक्वल्स टू 2 पाय अंडर रूट एल बाय जी। तर आता लॉ ऑफ लेंथ काय असेल याच्याहून, लॉ ऑफ लेंथ, तो दैट t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वेअर रूट ऑफ इट्स लेंथ। त्यानंतर लॉ ऑफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी अंडर रूट ऑफ g, त्यानंतर t इज इंडिपेंडंट, त्या बॉबच्या मासवर डिपेंड आहे का, नाही, तर t इज इंडिपेंडंट ऑन मास। ठीक आहे, हे कन्क्लुजन आपण त्या फॉर्म्युलावरून काढलेले आहे, जे आपण न्यूमेरिकल मध्ये यूज करू शकतो। जर समजा फक्त लेंथच बदलत आहे तर टाइम पिरियड हा लेंथच्या अशा पद्धतीने प्रोपोर्शनल मध्ये राहील, कळतंय का। तर हे झाले त्या सिंपल पेंडुलमचे काही की पॉइंट्स। आता याच्यावरचे आपल्याला घ्यायचे आहे क्वेश्चन, जे आपण उद्याच्या क्लासमध्ये घेऊ। ठीक आहे, बाकी नंतर